हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बद्री नारायण जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। बद्री जी, जो एनालिसिस किया अभी अभय दुबे जी ने, आप उनकी बात सुन रहे थे, आपको क्या लगता है सुनकर, ऐसा क्यों हुआ? बद्री नारायण सुमित जी, एक तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए 3 महीने पहले जो एहसास किया जा रहा था, देखा जा रहा था, 3 महीने में बहुत परिवर्तन। आप समझिए ये जो पूरा जो माइग्रेंट का लौटना, माइग्रेंट के बारे में उनका स्टैंड था, उनका जो एरोगेंट बिहेवियर, आप समझिए 66 से 68 विधानसभा क्षेत्र है बिहार में, जहां पर 6 से 8 हजार वोटों के आधार पिछली बार जीतनी थी और 16 लाख माइग्रेंट वोटर्स हैं, इस बार के 68 लाख नए वोटर्स। तो एक बड़ी संख्या उनकी है। दूसरा जो है कि बीजेपी ने अपने वोट तो ट्रांसफर किए जेडीयू को। देखना यह है कि जेडीयू के पास क्या बेस वोट है ट्रांसफर कराने के लिए, यानी वो जो महादलित और जो उनका एक बेस वोट बनाने की कोशिश थी वो कितना इस बार कारगर रही है। मुझे लगता है नहीं रही है। और ये भी देखना होगा कि ये अपने वोट उनको नहीं ट्रांसफर कर पाए और आरजेडी हर जगह लड़ी है और ये कहीं बीजेपी लड़ रही थी, कहीं जेडीयू लड़ रही थी, आधी बीजेपी सचमुच लॉस अपने घाटे में है, क्योंकि अगर बीजेपी का अलायंस नहीं होता जेडीयू से तो जेडीयू की जो ये आंच की धमक है वो उस तक नहीं फैलती और शायद वो बेहतर कर सकती थी इस चुनाव में। लेकिन सरकार बनाने के लिए सबका साथ और सबका जो कहते हैं समर्थन की जरूरत थी, जो कि जेडीयू ने शायद कल्टीवेट किया है पिछले दिनों। और उसमें बहुत सारे सोशल फैक्टर हैं, बहुत सारे जो आर्थिक कारण हैं, सामाजिक कारण हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जी बिल्कुल बद्री जी, आपने जिस बात को अंडरलाइन करने की कोशिश की, बात को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। प्रदीप जी, मेरे ख्याल से अखिलेश इस बात का आंसर दे सकते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। जो बात आप कह रहे थे कि बीजेपी के अपने हाथ जल जाएंगे, क्या रणनीतिक तौर पर शुरुआत से ही एनडीए में गड़बड़ी थी? पहले कुशवाहा साहब का जाना, फिर चिराग पासवान का जाना, ये शुरू से ही अपनी कब्र खुद खोद रहे थे क्या? नहीं, देखिए आपकी बात सही है कि नीतीश कुमार 2017 में जब लौटे हैं एनडीए में, तब से आपके बीच में जो उनके पहले संबंध बीजेपी के जिस तरह से थे वो नहीं था। आपस में एक अविश्वास, निश्चित रूप से अविश्वास न कहें तो कम से कम कम्युनिकेशन गैप तो निश्चित रूप से था। एक बात। दूसरी, देखिए पहले के आंकड़े अब क्या थे, क्या वो तो पीछे गए। अभी बात हम करें जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए, वो ये दिखाते हैं कि नीतीश कुमार ने अपने वोट तो ट्रांसफर कराए, लेकिन उनका वोट ही घट गया। उनकी जो किटी थी, उनका जो थैला था, उसमें वोट कम हो गए। एक बात। दूसरा, जहां जो अभी यशवंत कह रहे थे कि आरजेडी और बीजेपी की लड़ाई हुई, वहां 7% का डिफरेंस है। जी, बीजेपी 7% आगे। तो मुझे नहीं लगता कि अगर 7% आगे है तो ये सीटों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। अगर वो ये भी कह रहे थे कि बीजेपी अगर अकेले लड़ती तो सरकार बना लेती, यहाँ तक बात कह रहे थे। ये बात जो आप कह रहे हैं, जो यशवंत कह रहे थे, ये बीजेपी में भी बहुत से लोग कह रहे थे, लेकिन बीजेपी डरी हुई थी। क्यों डरी हुई थी? 2015 का अनुभव। उनको लगा कि अगर 15 रिपीट हुआ तो हमारे लिए मुश्किल होगी। दूसरी डर की वजह थी कि अगर यहाँ हार गए तो पश्चिम बंगाल पर असर पड़ेगा, अगर यहाँ हार गए तो नेशनल नैरेटिव प्रभावित होगा। इन सब वजहों से, और एक बात जो अभी किसी ने कही कि यशवंत ने ही कही, ये डर था कि ऐसा न हो कि अलायंस तोड़े और नीतीश कुमार फिर उधर चले जाएं। चलिए, एक छोटी सी बात मैं तुम्हें जोड़ना चाहूंगा आपकी अनुमति से। एक छोटी सी बात बस। मैं भी जो बिहार में घूमा तो मेरा अपना एक आकलन ये था, एक तो तेजस्वी यादव का 10 लाख नौकरियों वाला जो दाव था वो एनडीए को भारी पड़ता मुझे दिख रहा था। दूसरी चीज, जो एलजेपी को लेकर बीजेपी ने कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास नहीं किया। आपको याद होगा जब दूसरे चरण का मतदान शुरू होने वाला था, उससे एक दिन पहले जो बीजेपी के पोस्टर थे उसमें नीतीश बाबू की एंट्री हुई थी, उससे पहले कहीं दिख नहीं रहे थे। ये कंफ्यूजन भी मुझे लगता है एनडीए को भारी पड़ सकता है। लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 1.4% वोट कही और परसेंटेज में एनडीए आगे है, सीटों में यूपी आगे है। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है, जिससे आंकड़े आपके सामने दिखाई दे रहे हैं सी वोटर के सर्वे के। मैं चलूंगा एक बार फिर शोभना के पास, अपनी सहयोगी, जो आपको रीजन वाइज 5 हिस्सों में हमने बिहार को बांटा है, उन रीजन में पार्टीज कैसी कर रही हैं, गठबंधन कैसा कर रहा है, ये शोभना से समझ लेते हैं। शोभना, सुमित, मैं
रीजन वाइज भी बताऊंगी, अपने दर्शकों को फाइनल आंकड़ा भी समझाऊंगी। उससे पहले बताना चाहती हूँ कि मेरे हेलीकॉप्टर की खिड़की से इस समय आप विस्कोमान भवन देख रहे हैं। विस्कोमान भवन 6 मंजिला इमारत, सभी सरकारी दफ्तर इसमें मौजूद है और गांधी मैदान से सटा हुआ है ये विस्कोमान भवन। वही गांधी मैदान जहां पर की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाती है, तो वो गांधी मैदान भी इंतजार कर रहा है 10 नवंबर का कि कौन इस बार मुख्यमंत्री बनेगा। फाइनल आंकड़ा में फटाफट एक बार फिर जो दर्शक हमसे अभी अभी जुड़े हैं उनको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम वोट परसेंटेज आपको दिखाएंगे कि बिहार में जो जेडीयू यानी एनडीए गठबंधन है उसका वोट परसेंटेज कितना है, तो 37.7% वोट परसेंटेज। और अगर लालू गठबंधन यानी आरजेडी और कांग्रेस की बात करें तो 36.3% यानी 1.2% लगभग का ये फर्क है। चिराग पासवान कोई करिश्मा करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, 8.5% वोट उनको जा रहा है और अन्य के खाते में 17.5% जा रहा है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि जब वोट परसेंटेज से हम इस आंकड़े को सीटों में बदलते हैं तो तस्वीर एकदम उलट जाती है। एनडीए के खाते में जो सीटें आती हैं वो आती है 104 से 128 और जो लालू गठबंधन है उसके खाते में आती है 108 से 131 सीटें। चिराग पासवान जो एक बहुत बड़ा फैक्टर बनकर इस चुनाव में उभरे हैं, एक अलग छवि बनाने की उनकी कोशिश है एनडीए से अलग होकर बिहार में। हालांकि केंद्र में वो सत्ता के साथ ही हैं, 4 से 8 सीटें अन्य के खाते में जा रही है, यानी नीतीश और लालू के बीच में टक्कर बहुत बड़ी है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई दिखाई दे रही है। ये जो डिफरेंस है सीट्स का ये भी बहुत कम है, यानी जो टक्कर है वो कांटे की है। जैसा कि आकलन ये किया जा रहा था कि ये मुकाबला एक तरफा है, लेकिन अब ये टक्कर कांटे की है। और अब मैं रुक कर लेती हूँ, रुमाना का उनसे मायने समझेंगे इन आंकड़ों के और उसके बाद रीजन वाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया 5 रीजन में हमने बिहार को बांटा है, सीमांचल, आंध्र प्रदेश, मिथिलांचल, उत्तर बिहार और भरत भोजपुर, उसमें हम आपको आंकड़े दिखाएंगे। पहले मैं रुमाना का रुख कर लेती हूँ मायनों के लिए। रुमाना, तो विस्तार से एक एक रीजन वाइज अभी आंकड़े आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले जो बिग पिक्चर, बड़ी तस्वीर एग्जिट पोल बयां कर रहा है उसे समझ लीजिए आप। एग्जिट पोल की तस्वीर से यह साफ हो रहा है कि बिहार में किसी की भी सरकार बन सकती है। अभी खेल पूरी तरीके से खुला हुआ है, पलड़ा किसी की तरफ भी झुक सकता है। एनडीए यूपीए कोई भी सरकार बना सकता है। एनडीए और यूपीए में कांटे की टक्कर, एग्जिट पोल के आंकड़े यही बता रहे हैं कि मामला बिल्कुल कांटे का, बराबरी। वो कहते हैं ना, नेक टू नेक फाइट, नेल बाइटिंग फिनिश होने वाली है बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में। एनडीए को करीब 2% के आसपास ज्यादा वोट मिल रहा है। एलजेपी और अन्य का कोई असर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये बड़ी तस्वीर जो आपने जानी, और अब आपको सीधे लेकर चलते हैं इस कवरेज में, आगे लिए चलते हैं आपको सुमित के पास। शुक्रिया रुमाना, जिस तरीके के आंकड़े आपने दिखाए, जिस तरह का विश्लेषण किया, उसने चुनाव के पहले भी, मतलब नतीजे आने के पहले भी चीजों को और दिलचस्प बना दिया है। कुल मिलाकर चुनाव पूरी तरीके से फंसा हुआ है। मेरे साथ एक नया पैनल यहाँ पर मौजूद है, इन तमाम मेहमानों का परिचय करा देते हैं, फिर चर्चा को शुरुआत करेंगे। डॉक्टर अजय आलोक, जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। सारिका पासवान जी हैं, आरजेडी की प्रवक्ता, स्वागत है आपका। डॉक्टर अजय पासवान हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, स्वागत है आपका। और नवल किशोर यादव जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, स्वागत है आपका। इन सबके साथ चर्चा को आगे करूं और आगे बढ़ाऊं। एक दीपक ठाकुर, आप बड़े ध्यान से सबके नतीजे सुन रहे हैं, कुछ बजा दीजिए, क्योंकि सभी लोग खुश हैं, सबको लग रहा है कि हमारी सरकार बन रही है। जिन चिराग पासवान के खाते में 0 से 4 सीटें हैं या मल्ला साहब के खाते में 0 से 4 सीटें हैं, उनको भी लग रहा है कि मुख्यमंत्री तो मैं भी बनाऊंगा, क्योंकि किसी की भी सरकार बन रही है। देखिए, सब तो है बिहार के लाला ही, इसलिए एक कॉमन गाना सुना देते हैं, सब लोग कॉन्फिडेंट फील करेंगे। हाँ बिल्कुल। जिया हो बिहार के लाला, ओ जिया तू 1000 साला, जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, तू तो बड़ा घोर बवाला, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000, तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावे भैया,
चाहे जे कर्म नौकर सरकार बनावा ए भैया, अरे लेकिन ये बिहार के आगे बढ़ावा ए भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ए भैया। शुक्रिया दीपक, थैंक यू। आप लोग बैठ जाइए प्लीज, आप लोग बैठ जाइए। मेरे पास रीजन वाइज आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। सीमांचल की स्थिति आपको दिखाऊंगा, शोभना के पास ले चलूंगा, लेकिन एक क्विक रिएक्शन डॉक्टर अजय आलोक आपको लेना चाहूंगा मैं। ये इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार, एक मिनट, शांत 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 भाई शांत। चुनाव खत्म हो गए, चुनाव खत्म हो गए, चुनाव खत्म हो गए। शांत 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 रहेंगे तो प्रोग्राम चल पाएगा, वरना खत्म हो जाएगा। डॉक्टर अजय आलोक, ये ऐसा क्यों लग रहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ मैंडेट है? एग्जिट पोल इशारा वही कर रहे हैं। देखिए सुमित जी, बहुत अदब के साथ मैं कहता हूं कि जब ओपिनियन पोल भी आए थे तो मैंने कहा था कि मैं ओपिनियन पोल पे भी विश्वास नहीं करूंगा, कि भले वो हमारे फेवर में हो। और आज एग्जिट पोल जो आपका हंग की तरफ दिखा रहा है कि किसी की भी सरकार बन सकती है, मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता हूं। खुश रहने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। 10 तारीख को तो पता चल जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी और वापस नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई शक नहीं। वापस नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे? अलग अलग रीजन्स में पार्टियां कैसा कर रही हैं? आज सीमांचल में चुनाव हुआ है। सीमांचल के इलाके में किस पार्टी की क्या पैठ है, कौन कितनी मजबूत है, जानने के लिए आपको सीधे अपनी सहयोगी शोभना के पास ले चलता हूं और जानते हैं कि सीमांचल में किस पार्टी की क्या स्थिति है। शोभना, बिल्कुल सुमित, सीमांचल का आंकड़ा मैं अपने दर्शकों को बताऊंगी। उससे पहले मैं बता दूं कि लगभग सीमांचल में 1 करोड़ की आबादी है। 24 सीटों का आंकड़ा हम यहां से आपको दिखाएंगे, 4 जिले। और ये देखिए, ये हम इस समय खड़े हुए हैं गोलघर, पटना की आन बान शान आपके सामने है। और ये वही गोलघर है जब 1770 में अकाल पड़ा था तो सबसे बड़ा अन्न भंडारण यहाँ पे किया गया था। और इसी गोल घर से हम आपको सीमांचल का आंकड़ा समझाएंगे। मुस्लिम बाहुल्य ये इलाका है, 4 जिलों की यहाँ पर हम आपको बताएंगे आंकड़ा। तो ये देखिए, आंकड़ा खुल गया है। नीतीश कुमार 8 से 12 सीटों पर, लालू यादव ने यहाँ पर बढ़त ली है 12 से 15 सीटों पर। आरजेडी जो है उसकी बढ़त साफ दिखाई दे रही है। वैसे भी ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और MY फैक्टर की हमेशा बात ये हुई है कि वो आरजेडी के साथ जाएगा। चिराग पासवान कुछ भी चमत्कार करते हुए वोट परसेंटेज में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं और सीटों में भी नहीं। 0 से 1 सीट अन्य के खाते में 0। यानी अगर कुल मिलाकर सीमांचल की तस्वीर की बात की जाए तो 12 से 15 सीटों के साथ आरजेडी गठबंधन बढ़त बनाए हुआ है। और अब मैं अपनी सहयोगी रोमाना इसार खान का रुख कर लेती हूँ। रोमाना, मायने समझाइए, मुस्लिम बाहुल्य इलाका और आरजेडी की बढ़त। बिल्कुल, 243 विधानसभा सीटों वाला बिहार विधानसभा, और बिहार को जिस तरीके से हमने 5 रीजन्स में बांटा है, शुरुआत हमने सबसे छोटे रीजन से की है जो सीमांचल रीजन है। और उसके एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कह रहे हैं? एनडीए यूपीए में कांटे की टक्कर, ये सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है सीमांचल रीजन से। सीमांचल रीजन में एनडीए जो है वो यूपीए से पीछे हो गई है। सीमांचल में महागठबंधन लीड लेता हुआ नजर आ रहा है। एलजेपी, पप्पू यादव, ओवैसी, ये फैक्टर्स कहा जा रहा था प्ले अप कर सकते हैं सीमांचल में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सीधे रुख करते हैं प्रमुख संपादक हिंदुस्तान के शशि शेखर जी हमारे साथ मौजूद हैं। शशि शेखर जी, वोटर ने मन बनाया, यहां सीधी लड़ाई मानी इस बिहार विधानसभा चुनाव को तेजस्वी और नीतीश के बीच, यही बता रहा है सीमांचल का एग्जिट पोल। रोमाना, हमेशा की तरह मैं एक डिस्क्लेमर से ही बात दोबारा शुरू करूंगा कि हमें 10 तारीख तक फाइनल नतीजों का इंतजार करना होगा, लेकिन ये एग्जिट पोल मुझे सत्य के काफी करीब नजर आता है। उसकी 2 वजह हैं। जब 2 बड़े गठबंधनों में आमने सामने की टक्कर होती है तो बीच के लोग हमेशा चोटिल होते हैं उससे। तो ये जो तीसरा मोर्चा बना था, इसका कोई भविष्य हम लोगों को पहले से नहीं दिख रहा था। 10 तारीख को इस पर मोहर लग जाएगी कि वो कितना कर पाए, कितना नहीं कर पाए। दूसरी बात, सीमांचल में पहले भी ये प्रतीत होता था कि जो महागठबंधन है वो बेटर करेगा। एक चीज ये उस समय कुछ राजनीतिक विश्लेषक मानते थे कि यदि एक तरफ चंक वोट पड़ेंगे तो दूसरी तरफ भी लोग लामबंद होंगे। पर इस सर्वे पर अगर यकीन करें तो मुझे ऐसा लगता है कि लामबंदी उतनी नहीं हुई।
बल्कि कुछ परसेंट, जैसा यशवंत कह रहे थे, 2 से 12, 10, 12, 15% यूथ जो वोटर था वो वोटर इधर उधर शिफ्ट हुआ, जो कि फैसला कुन साबित हो सकता है। रोमाना। बद्री जी, आपका टेक सर। कहना है रोमाना कि ये जो अभी कह रहे थे कि ये जो पोलराइजेशन है, एक तरफ तो पूरी तरह हुआ अगर ये आंकड़े सही हैं तो, और दूसरी तरफ जो माइनॉरिटी से अलग वाले एरियाज हैं, यानी माइनॉरिटी बिकम एज मेजॉरिटी, जो मेजॉरिटी वाला जो सीमांचल वाला क्षेत्र है उससे अलग जो चंपारण और ये सब वाला एरिया है, मिथिलांचल का बहुत सारा जो एरिया है, वहां पर पोलराइजेशन उस तरह से नहीं हुआ अगर ये बात सही है और अगर ये डाटा सही है। दूसरा ये है कि ये जो तेजस्वी ने जो बेरोजगारी का इशू उठाया वो मुस्लिम समुदाय में भी एक बड़ा इशू है, जो प्राय धर्म के और आइडेंटिटी मोबिलाइजेशन के उसमें छुप के रह जाता है। तो क्या बेरोजगारी उस समाज में भी बड़े सवाल के रूप में उमर्ज की, जिसके कारण उन लोगों ने तेजस्वी को वोट दिया, ये भी विचार करने की बात है। और एआईएमआई का जिस तरह से अगर प्रभाव नहीं हुआ तो ये साबित करता है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से ज्यादा इकोनॉमिक इश्यूज, बेरोजगारी का इश्यूज उस क्षेत्र में ज्यादा काम बड़ी बात कह रहे हैं सर, आप बड़ी बात कर रहे हैं। हम सीधे लेकर चलते हैं दर्शकों को पटना स्टूडियो सुमित के पास। सुमित, सीमांचल में एनडीए से आगे महागठबंधन। बिल्कुल, सीमांचल के आंकड़े की बात कर रही है तो सीमांचल की ग्राउंड रिपोर्ट ले लेते हैं। निधि श्री झा वहां मौजूद है पूर्णिया में। निधि, बढ़त जो है इस इलाके में वो आरजेडी गठबंधन को है। जी बिल्कुल सुमित, कुछ बातें मैं स्पष्ट कर दूं कि सीमांचल क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो एक जो मैं लगातार कह रही थी कि असदुद्दीन ओवैसी, तो वो फैक्टर काम नहीं आया। लोगों को शायद ये लगा कि वो एक वोट कटवा पार्टी बनके रह जाएगी। दूसरा, सीमांचल रीजन में अगर जैसे हमने 5 रीजन में बांटा है बिहार को, तो सीमांचल रीजन के लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस बार बेरोजगारी का है। अगर पर कैपिटा इनकम भी देखें तो वहां पर जो है वो साफ जो है वो संकेत दे रहा है। एक और बात है, उस इलाके में मुस्लिम बहुल इलाका है और इसलिए भी शुरुआत से ये माना जा रहा था कि क्या महागठबंधन और असदुद्दीन ओवैसी के बीच में मुस्लिम वोटर्स जो बढ़ जाएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों से नहीं लग रहा है। कई लोग हैं ये सीमांचल रीजन से ही आते हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। सीमांचल रीजन में महागठबंधन को बढ़त दिखाई दे रहा है, आपको क्या लगता है क्या फैक्टर तेजस्वी यादव ने का काम आया? देखिए, जहाँ तक इस बार बिहार के चुनाव की बात है, बिहार में बहुत ही दिलचस्प चुनाव हुआ है। और सीमांचल के बारे में ये कहना चाहेंगे कि जैसे इंदु सिन्हा जी यहाँ पूर्णिया से हैं, वो काम करती हैं और यहाँ के जो पूर्व विधायक रहे। तेजस्वी यादव का ऐसा कौन सा उन्होंने जो है वादा किया जो आप लोगों को पसंद आया? उनका जो सबसे बड़ा वादा है 10 लाख नौकरी का, ये सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आया। जैसा कि आपके सर्वे में दिख रहा है, जो आरजेडी को बढ़त दिखाया जा रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है नौकरी। बेरोजगारी सबसे ज्यादा आप लॉकडाउन के वक्त आपने देखा होगा, जो सबसे ज्यादा पलायन हुआ वो सीमांचल और कोसी के इलाके से हुआ। सबसे ज्यादा जो मिलाकर जो ध्रुवीकरण की बात की जा रही थी वो नहीं हुआ। और आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ भी कटिहार आए थे, उन्होंने कहा कि सीए एनआरसी को लेकर घुसपैठी एक बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन तेजस्वी यादव भी अपनी रैलियों में लगातार संबोधित करते रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो सीए एनआरसी बिहार में नहीं लागू होने देंगे। तो ये एक रहा। और दूसरा जो तमाम युवा कह रहे हैं सीमांचल रीजन से कि एक बड़ा मुद्दा युवाओं को रोजगार चाहिए था, और रोजगार का मुद्दा जो है तेजस्वी यादव का लोगों को पसंद आया है। सुमित जी, तो कुल मिलाकर सीमांचल की अगर बात की जाए तो जहां पे आज मतदान हुआ है उस इलाके में महागठबंधन ने अपनी पकड़ बनाए रखने में काफी मजबूती दिखाई है। सारिका पासवान जी, आप आरजेडी की प्रवक्ता हैं, ऐसा कैसे हो पाया? जो बात अभी 10 लाख की नौकरी की बात कर रही थी, अगर ये सरकार बन रही है तो 10 लाख की नौकरी कैसे देंगी? अब तो ये सवाल पूछा जाएगा। सुमित जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारे अजय भाई हैं जो पिछले जो प्री पोल चल रहा था उसमें महागठबंधन को कम सीटें दिखाई जा रही थी, तो इन्होंने बड़ा ही मासूम तरीके से उसको स्वीकार किया था। बल्कि आज जब महागठबंधन की सीटें ज्यादा दिखाई रही हैं तो ये वो उस मासूमियत से उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मैं यही बताना चाहूंगी कि लोगों ने, बिहार की जनता ने लालटेन में तेल भर दिया है जो 10 तारीख को जलने वाला है, तो उसकी तैयारी हमने तो खैर पहले से कर ली थी, अब इन्हें भी स्वीकार कर लेना चाहिए। नवल किशोर जी, जवाब दीजिए। 10 लाख का लालटेन में तेल है, लालटेन में तेल भर दिया जनता ने। सुमित जी, ये जो ओपिनियन है ये आप लोगों का ओपिनियन है, ये जनता का ओपिनियन नहीं है। और आपने जो दिखलाया है
एकदम माइन्यूटली मैं उसको देख रहा हूँ। 10 तारीख को आने दीजिए, हर हाल में एनडीए की सरकार बनेगी। और आपका ओपिनियन है, जनता का ओपिनियन नहीं है। जब जनता का ओपिनियन आएगा तो फिर सुमित जी हम लोग भी रहेंगे और आप भी रहेंगे। इसमें बहुत आप कहते हैं कि 10% आगे और पीछे, आपने कितना कहां से लिया है डाटा, ये आप बता सकते हैं, आपका टीम बता सकता है, हम लोग उसके बारे में नहीं बता सकते। चलिए मैं कांग्रेस के पास भी जाऊंगा, लेकिन उसके पहले आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है, आंध्र प्रदेश के हिस्से की किसकी सीटें किसके हिस्से में आ रही हैं, कितनी सीटें, आइए जान लेते हैं। शोभना के पास चलते हैं। आंध्र प्रदेश का हाल, शोभना। सुमित, मेरे हेलीकॉप्टर से फिर एक बार गोलघर दिखाई दे रहा है और गोलघर पर आंकड़ा आंध्र प्रदेश का आ चुका है। 10 से 14 सीटें नीतीश कुमार यानी एनडीए गठबंधन को मिल रही हैं। 13 से 17 सीटें लालू यादव की आरजेडी और कांग्रेस को मिल रही है। चिराग पासवान खाता भी नहीं खोल पा रहे हैं, अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। यानी कुल मिलाकर अगर हम इन सीटों को देखें तो टक्कर कांटे की आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। 27 सीटों का ये हम आंकड़ा दिखा रहे हैं। 7 जिले, लगभग 1.25 करोड़ की आबादी है यहाँ पर। 15% दलित वोट है और मुस्लिम वोट 12% है। ये जो आंकड़ा है इसमें नेक टू नेक फाइट एकदम साफ देखी जा सकती है। रोमाना का मैं रुख कर लेती हूँ। रोमाना, मायने समझाइए इन आंकड़ों के। तो ये दूसरा रीजन जिसके आपने आंकड़े एग्जिट पोल में देखे हैं, आंध्र प्रदेश, इसमें 7 जिले आते हैं, 27 सीटें आती हैं। और ये बड़ी बात इस एग्जिट पोल के आंकड़े की कि एनडीए और यूपीए में आंध्र प्रदेश में भी टक्कर काटे की है। ये बड़ी बात। आंध्र प्रदेश के एग्जिट पोल ये भी कह रहा है कि आंध्र रीजन में भी एनडीए पीछे है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से सीमांचल इलाके में एनडीए पीछे, महागठबंधन आगे, कुछ वैसी ही तस्वीर आंध्र प्रदेश में भी उभर रही है। एलजेपी, पप्पू यादव ओवैसी का यहां पर भी कोई असर नहीं है। सीधे आपको लेकर चलते हैं। शशि जी, मुझे याद आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार चुनाव में वो पहली सभा जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार के लोग कंफ्यूज नहीं होते हैं। और इसका जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि इसी आंध्र प्रदेश में जमुई आता है जहां से 2 बार सांसद चिराग पासवान, और खाता भी नहीं खुल रहा। देखिए, ऐसा कि एलजेपी का खाता खुलेगा इसकी उम्मीद उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी इस बात की उम्मीद थी कि एलजेपी जेडीयू को कितना नुकसान पहुंचाती है। तो आपके आंकड़े में बहुत साफ है कि चिराग सीटें ला पाए या न ला पाए, उन्होंने जेडीयू की सीटें घटा दी और इसका नुकसान पूरी तरह से एनडीए को उठाना पड़ा। तो उन्होंने अपनी इस तरह से एक उपयोगिता इस चुनाव में साबित की। रही बात बिहार की संवेदनशीलता की, तो वो इसमें भी साफ आपके सर्वे में दिखाई पड़ रहा है कि मतदाता पूरी तरह दिमाग में स्पष्ट था, उसको किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, किसकी मुखालफत करनी है, किसका समर्थन करना है। और इसीलिए ये कांटे की टक्कर आपको यहाँ भी दिखाई पड़ रही है। पूरी तरह से डिवाइडेड वोट था, लेकिन वो स्पष्ट था दिमाग में, इसीलिए वो भ्रमित नहीं हुआ इधर या उधर कहीं भी। रोमाना, बिल्कुल। और ऐसे में बद्री जी, आपका आकलन यहाँ पर भी सीमांचल की तरह आगे महागठबंधन। देखिए, एक ट्रेंड जब बनने लगता है रोमाना, वो पूरे हर क्षेत्र में आपको इसी पैटर्न से वोट शिफ्ट होते दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि इशूज पूरे राज्य के एक तरह के हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश की एक अपनी भी खूबी है, जैसे यहाँ दलितों में मोस्ट मार्जिनल कम्युनिटीज की बड़ी संख्या है जो डोमिनेंट दलित नहीं है, और वो पहले महादलित के नाम पर अधिकृत के साथ जाते थे। लेकिन ये चुनाव रिजल्ट अगर सही होता है आपका, तो साबित करता है कि उनमें एक बड़ा मोहभंग नीतीश जी के प्रति दिखाई पड़ता है। इसलिए दूसरा, 55 जो ईबीसी कम्युनिटी का एक बड़ा चंक है जो इस क्षेत्र में रहता है, उसमें भी एक बड़ा शिफ्ट दिखाई पड़ रहा है अगर ये चुनाव रिजल्ट सही, अगर ये रिपोर्ट सही होते हैं तो। और चिराग पासवान, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, यानी इस चुनाव परिणाम में अगर सही होता है तो सबसे ज्यादा सफल कोई, अगर सबसे ज्यादा सफल नहीं, सबसे सफल लोगों में चिराग पासवान है। नहीं सर, जो आपने चिराग पासवान वाली बात की है, मुझे लगता है अब हमें हमारा जो स्पेशल पटना स्टूडियो है सुमित, वहां दर्शकों को लेकर चलना चाहिए। मतलब सुमित, ये दोनों रीजन्स, और यहाँ पर एक बात सामने निकल कर आ रही है कि वो वोट कटवा वाली जो भूमिका है उसमें शायद चिराग पासवान वाकई में फिट बैठते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और क्योंकि हम आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं तो भागलपुर चलेंगे। भागलपुर में मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी हैं। अगर हेलीकॉप्टर में शोभना बैठी हैं
तो ई रिक्शा में ज्ञानेंद्र बैठे हुए हैं मूड जानने के लिए। ज्ञानेंद्र। सुमित जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जब लगातार आप दिखा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से कैसे आंकड़ा दिखाया जा रहा है, तो चूंकि भागलपुर में एक बहुत बड़ी सवारी ई रिक्शा है, जाम बहुत बड़ी समस्या है, तो मैंने तय किया कि क्यों ना मैं ई रिक्शा से ही ये बताऊं कि भागलपुर के लोगों का मूड क्या है। जो आंकड़ा बता रहा है वो 37 और 36 में प्रतिशत की बात कर रहा हूं, 1% का अंतर। और भागलपुर के तमाम लोग यहां पर खड़े हैं, इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर बिहार इस बार क्या कह रहा है, बिहार का मूड किस तरफ जा रहा है। एबीपी न्यूज ने साफ कर दिया है, मुकाबला बहुत टक्कर का है। सुमित जी, मैं कुछ कहूं इससे बेहतर होगा कि चूंकि एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए हैं, इसलिए लोगों से बात करते हैं, इन्हीं से ही प्रतिक्रिया समझते हैं, जानते हैं। युवा है, कुर्ता उड़ता एकदम भगवा पहन के आए हैं, बीजेपी से हैं? नहीं, हम कांग्रेस से हैं। कांग्रेस से हैं? रंग भेद एकदम समझ में नहीं आ रहा है। ये बताइए कि महागठबंधन थोड़ा प्लस प्लस दिख रही है, तो थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, हंस दीजिए, खुश हो जाइए, क्योंकि 10 तारीख का इंतजार बाद में करिएगा। अभी जो आंकड़ा आपके पक्ष में बता रहा है, तो चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। जी, हम लोग तो 3 तारीख को ही शाम में जब 5 बजे के बाद जब हुआ, तो हम लोग उसी समय जश्न मनाना शुरू कर दिए कि महागठबंधन की सरकार ये जश्न मनाना शुरू कर दिए। बीजेपी वाले कौन है भैया? बीजेपी वाले कहाँ हैं? आप हैं? आप मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराना उनको चाहिए आंकड़े के हिसाब से। आंकड़े अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है। सभी के प्रत्याशी का जो है ना भाग्य ईवीएम में कैद है, और वो ईवीएम 10 तारीख को खुलेगा। 10 लाख रोजगार वाले कौन है भैया? कोई है 10 लाख रोजगार? आरजेडी वाले हैं क्या यहाँ? आरजेडी वाले कोई नहीं है, मतलब कांग्रेस सपोर्ट कर रही है यहाँ। अच्छा, ये कौन है अकेले 10 लाख रोजगार, मतलब आरजेडी वाले हैं आप? तो प्लस दिख रहा है गुरु, मामला टाइट है आपका। आरजेडी वाला सरकार जो घोषणा किया है, तेजस्वी सरकार युवा के लिए एकदम काम करेगी और रोजगार भी देगी और उद्योग भी लगाएगी। उद्योग भी लगाएगी, रोजगार भी देगी। आप लोग भी खड़े हैं यहाँ पे, आप लोग कौन सी पार्टी से हैं? एलजेपी से। एलजेपी, तो मामला गड़बड़ चल रहा है, 3, 4, 5 में सिमट रही है। अभी तो ईवीएम में सबकी भाग्य का फैसला होना है। 10 तारीख का इंतजार करते हैं, अब पूर्ण बहुमत। इंतजार करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं? जो आंकड़ा है वो डबल डिजिट नहीं जा रहा है? नहीं, इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना, सब पार्टी इंतजार कर ले। तो कुछ बोल रहे हैं आप, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी भी जब खड़ा होता है, आप उनसे इंटरव्यू लीजिए, वो क्या बोलेंगे कि हम हार रहे हैं? बोलेंगे? पहले आप बता दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ नीरज तिवारी। बहुत ईमानदारी है सुमित जी इनके स्टेटमेंट में। निर्दलीय खड़ा होता तो क्या हम हार रहे हैं ऐसा कहता है, मतलब हार रहा है नहीं कहता है, हार सकता होगा फिर भी। तो ये बताइए, आप लोग जो लोग यहाँ सब लोग खड़े हैं, आप लोग देख रहे हैं दर्शकों को, इधर कैमरा पेन करके दिखाइए दुर्गेश, क्योंकि यहाँ भागलपुर की बहुत सारी जनता है। आप बहुत गंभीर लग रहे हैं चाचा, क्या लग रहा है? आंकड़ा तो महागठबंधन के पक्ष में जा रहा है। नहीं जी ज्ञानेंद्र, सरकार बनेगी राजा गठबंधन, सरकार बनेगी। जी सुमित जी, तो कुल मिला के भागलपुर की जनता जो है वो सभी पार्टी के लोग यहाँ पर इकट्ठा है, और एबीपी न्यूज जैसा कि साफ कर दिया है कि बहुत कम मार्जिन है, सरकार किसी की भी बन सकती है। फिलहाल महागठबंधन आगे दिखाई दे रही। जी सुमित जी, महागठबंधन सीटों में दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर क्लियर कर दूं कि वोटिंग परसेंटेज में अगर ये एग्जिट पोल के आंकड़े सटीक बैठते हैं तो उसमें एनडीए आगे है। तो त्रिशंकु विधानसभा सी भी स्थिति दिखाई दे रही है। और एक तस्वीर तो ये भी है कि जो छोटी पार्टियां हैं उनके हाथ में किंग मेकर वाली भूमिका आ सकती है। चिराग पासवान, असदुद्दीन ओवैसी, हम, वीआईपी, ये लोग जिधर चले जाएंगे उधर बड़ी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाने का रास्ता खोल सकते हैं। डॉक्टर अजय पासवान कांग्रेस के नेता हैं, आप, मैं मेरी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा। इन आंकड़ों को देखकर क्या आपको लगता है, क्या ये ऐसा ही होने वाला है? 10 तारीख को जो परिणाम आएगा वो इससे कहीं बेहतर होगा। ये एग्जिट पोल है और हम एग्जिट पोल में विश्वास करते हैं। जो 10 तारीख का परिणाम होगा वो इससे कई ज्यादा बेहतर होगा। जैसा आपने देखा कि जो एनडीए का बिखराव था वो पूरे चुनाव के दौरान दिखाया। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तीसरे चरण में उनके मुद्दे अलग हो गए, और जब तीसरा चरण हुआ और मुख्यमंत्री के जो हताशा भरे शब्द स्पष्ट रूप से आए कि यह हमारा अंतिम चुनाव होगा, वो सेंटिमेंटल हो गए। तो ये चीजें स्पष्ट करती है कि ये चुनाव हारते आ रहे थे और इन्होंने एक टीम नहीं 2 टीम के साथ लड़ाई लड़ी। इनकी बी टीम जो थी वो चिराग पासवान के साथ थी। तो जो बीजेपी और चिराग पासवान का जो बी टीम था वो भी विफल रहा। उनका जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन था वो भी विफल। डॉक्टर अजय आलोक, क्या ये बात ठीक है कि आप लोग बिखर कर चुनाव लड़ रहे थे और इसीलिए नुकसान आपको उठाना पड़ रहा है? फिर कह रहा हूँ, ना हम बिखर के चुनाव लड़ रहे थे, ना हम अलग होकर चुनाव लड़ रहे थे। आपके गठबंधन, आपके एग्जिट पोल को पूरा सम्मान देते हुए ये आंकड़े ऐसे बदलेंगे 10 तारीख को। 150 प्लस रहेगा, उसके नीचे नहीं रहेगा और नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे।
और एक बात और, मैडम कह रही थी कि महागठबंधन की तेल आ मजबूती जाएगा, इन्हें हरने को मजबूर की है। बिहार में घासलेट मिलना बंद हो गया है, तेल नहीं आने वाला है।